देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में इन ए टाउन 60% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज मेल. A% of adult males and B% of adult females are educated. The total number of educated adult males and uneducated adult females is equal in number to the total number of uneducated adult males and educated adult females. If A and B are both integers, which of the following could be the set of the values A, B? तो जरा ध्यान से समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या सवाल है. देखिए सवाल ये कह रहा है सिंपल सा कि एक शहर में 60% जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो मेल है. तो मैं मान लेता हूँ कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है टोटल वो 100 है. तो इसमें क्या होगा कि जो मेल होंगे वो हो जाएंगे 60 और जो फीमेल हैं वो हो जाएगा सिंपली 40. ये वैल्यू आप पहले ही इसको उठा के लिख सकते हो. फिर कह रहा है A% ऑफ एडल्ट मेल. जो एडल्ट मेल है इसका A% निकालना है मुझे. तो देखो जब भी परसेंटेज निकालना होता है ना तो अगर यहाँ पर लेट्स से 100 का मल्टीपल होता है तो आसान होता है. तो मैं इसको 1000 ले लूँगा, इसको 600 और इसको 400 ले लूँगा. अब देखिए मुझे जो इसका A% निकालना है तो A% सिंपली क्या हो जाएगा आपका 6A. तो ये देखो क्या हो गया कि A% जो एडल्ट मेल हैं और B% जो एडल्ट फीमेल है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स B. ये 400 है, B% निकालोगे तो 4B बचेगा. ये लोग एजुकेटेड हैं. एजुकेटेड का मतलब क्या हुआ, पढ़े हुए हैं. ठीक है, या फिर जो भी इसका हिंदी आपको समझना है समझ लो. ठीक है, शिक्षित समझ लो. ठीक है, तो फिर बात हो रही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि आपने अगर एजुकेटेड निकाल लिए तो बाकी अनएजुकेटेड भी निकल जाएंगे. वो यहाँ से आ जाएंगे 600 माइनस 6A. यहाँ से वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 माइनस 4B. तो ये ब्लैक कलर में मैंने अनएजुकेटेड मेल और फीमेल को लिखा है. अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि जो टोटल है एजुकेटेड एडल्ट मेल और अनएजुकेटेड एडल्ट फीमेल. तो देखो एजुकेटेड मेल आपके कितने हैं 6A और अनएजुकेटेड एडल्ट फीमेल अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 400 माइनस 4B. ये किसके बराबर है, यहाँ पर 4B प्लस 600 माइनस 6A. मतलब जो एजुकेटेड फीमेल हैं प्लस अनएजुकेटेड एडल्ट मेल. जब आप ये वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो देखिए आपको क्या करना है, अब लेफ़्ट राइट कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर कि ये 6A माइनस में है. यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कितनी है 6A. इधर लेके आओगे तो आपका क्या बनाएगी, ये बनाएगी 12A. मैं लिख रहा हूँ 12A. यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी आपकी, बनेगी माइनस 8B. ये वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 200 के बराबर हो जाएगी. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैं कुछ कॉमन लेके हटा भी सकता हूँ. जैसे यहाँ पर 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो ये बचेगा 3A माइनस 2B बराबर 50. राइट. तो अब देखिए ये बेसिकली A और B में एक इक्वेशन आई जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं. 2 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है. तो A और B की बहुत सारी वैल्यूज संभव हैं. तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कुड बी. राइट, A और B की वैल्यूज क्या हो सकती हैं गिवन ऑप्शंस में. बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या हो सकती हैं. तो जरा चेक करते हैं कहाँ पर 3A माइनस 2B की वैल्यू 50 आ रही है जहाँ पर A और B इंटीजर है. ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो देखो ध्यान से, अगर आपने 20 और 30 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना. देखो A को 20 रखिए, B को 30 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, 60 माइनस 60. फिर आप देखो 20 और 10 आप रखो, कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 20, 40 है. ये भी नहीं सही है. 30 और 15 आप रख के देखिए तो ये 90 हो गया, माइनस 30 60 आया, ये भी सही नहीं है. अब चौथा सही होगा ही होगा. राइट, 30 और 20. देखो आप 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, माइनस 2 इंटू 20 40. आपकी वैल्यू कितनी आ गई 50. पॉसिबल वैल्यूज़ को ही निकालना था कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं और फिर आपका आसानी से यहाँ पर आंसर निकल आया. देखिए इसको आप ऑप्शन चेकिंग के साथ भी कर सकते थे कि जब आप इस वैल्यू से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हो और आप इनको लिख रहे हो ये 1000, यहाँ 600, यहाँ 400 और आगे बढ़ रहे हो, तो जो A% है और B% की वैल्यू आप यहाँ ऑप्शन से लेके भी चल सकते थे.
ठीक है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ में आपको थोड़ा सा समय बचा सकते थे आप, कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं, आप देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कुछ कैंसिलेशन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि हम अननेसेसरी फैक्टर्स को लेके आगे चल रहे हैं। अल्टीमेटली देखो ये जो लोग हैं ना, एडल्ट मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 3:2 का है। आप देखो अल्टीमेटली जो वैल्यू बाकी है आपकी वो 3 और 2 ही बाकी है। यहाँ आप टाइम बचा सकते थे कि रादर देन इनको 600 और 400 मानने के बजाय इनको हम सीधे 300 और 200 मानते, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स थे, राइट। 2 हटा सकते हो, अगर आप 300 और 200 मान के चलते तो आपको थोड़ा सा मतलब जो कैंसिलेशन बाद में हुआ है, यहाँ पर कैंसिलेशन तो देखो यहाँ भी होगा क्योंकि 3a यहाँ आएगा, -3a यहाँ आएगा, अल्टीमेटली 6a बनेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कई सारे सवालों में ये रेशियो से भी फायदा होता है आगे बढ़ने से, क्योंकि आप छोटी वैल्यूज लेके चल रहे हो। यहाँ 6 और 4 बड़ी ज़रूर है बट फिर भी मुश्किल नहीं है, 3-2 के कंपैरिजन में तो वैलिड है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप सीधे वैल्यूज़ लेके ट्राई करो और उसमें आप देखो कि कहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि ये दोनों बराबर हैं। तो अगर वैल्यू चेक करना है तो आप सीधे सीधे से 300 और 200 लेके चलते और यहाँ पर आप देखते, ठीक है, कि कैसे इसको बराबर किया जा सकता है ना। तो देखो जैसे मैं कहूँगा कि 20 और 30 आप लेते, 20 और 30 का मतलब क्या हुआ, A% और B% है, तो 20% इसका निकाला, राइट। अब देखो कैसे क्विकली करना है, ये बहुत ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, ध्यान से देखना कि यहाँ से एजुकेटेड और यहाँ से अनएजुकेटेड का सम, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं टोटल वैल्यू को देखूं, देखो ये 300 है या 200 है, कुल मिला के 500 लोग हैं। इन 500 लोगों को मुझे 2 ग्रुप में बांटना है ऐसे कि 250 इधर आ जाए और 250 इधर आ जाए, राइट। अगर आप करो कि इनका टोटल तो 500 है, टोटल 500 है, लेकिन मुझे जब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग करना है, इन्हीं में से कुछ इधर कुछ उधर, 250 रखने हैं, तो आप जरा देख लो कहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा 20% अगर 300 का लिया मैंने, तो वो वैल्यू कितनी हुई आप बताओ, वो वैल्यू कितनी हुई, वो वैल्यू हुई सिंपली 60। तो वो वैल्यू 60 आ गई। फिर यहाँ अगर 30% है बी की वैल्यू, तो मुझे अनएजुकेटेड वाला चाहिए, अनएजुकेटेड वाला चाहिए, तो अनएजुकेटेड वाला हो गया 70%। तो 70 इंटू 70% 200 का कितना आएगा, 140 आएगा। तो 140 और 60 केवल 200 बना रहा है, नहीं हो सकता है। तो 20 और 10 में अगर हम जाएंगे तो देखो 20% तो फिर से 60 रहेगा, 90% 180 बनेगा, तो 180 और 60 240 बनेगा, ये भी सही नहीं है, यहाँ भी काम बना नहीं हमारा, ठीक है। तो फिर हमने वैल्यू की 30 और 15 देखना है, 30% आपने लिया इसका, तो ये तो 90 बना देगा। फिर इधर 15% एजुकेटेड है, तो रिमेनिंग 85% क्या होगा, अनएजुकेटेड होगा। 85 170 और 90 260 बनाएगा, फिर सही नहीं हुआ, ये वैल्यू लेके देखना। 30% कितना हुआ 300 का, ये तो 90 हो गया। 20% है ये, तो 80% निकालेंगे, 80% 200 का कितना हुआ, 160 हुआ। तो 160 और 90 250 बना कि नहीं बना, यस। तो वैल्यू से भी चीज़ें की जा सकती है, आप ये इस इक्वेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वैल्यू से चेक करो, फटाफट हो जाएगा, समय आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा, आसानी से वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ इसी क्वेश्चन में। जब आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू का रेशियो 3:2 है, राइट, 3:2 है, ये इनिशियल वैल्यूज़ का रेशियो है। अब देखो आपने अगर परसेंटेज का कम्बिनेशन कुछ इस तरह से लिया 3:2, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर बनेगा 3, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ तो 3 × 3 लोगे आप 9, और यहाँ पर चूंकि ये परसेंटेज है तो आप यहाँ पर क्या लोगे, यहाँ पर आप लोगे सिंपल ऐसे 80%, तो उसको मैं 8 लिख रहा हूँ। अब देखो 3 × 3 मुझे 9 दे रहा है, 8 × 2 मुझे 16 दे रहा है, 16 और 9 कितना बन रहा है 25, क्योंकि मुझे 250 चेक करना था। तो ये सब तरीके हैं इनको क्विकली चेक करने के। जैसे यहाँ 20 है तो इसको आप 2 एज्यूम कर लो, यहाँ 30% है तो उसको आप 7 ले लो यहाँ पर, और फिर आप मैच करो कि सम 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके हैं, बस आप थोड़ा सोचना शुरू करिए। ये एक प्रोसेस है ट्रेडिशनल, फिर ऑप्शन चेकिंग का भी एक प्रोसेस जिससे हमारा आंसर आ सकता है, दोनों से ये आंसर निकाले जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्टेन वाटर बॉडी 50 फिश वर कॉट, टैग्ड एंड रिलीज्ड टू द सेम वाटर बॉडी। A few days later 50 fish were caught again, of which
2 were found to have been tagged on previous occasion. If the percent of tagged fish in the second catch approximate the percent of tagged fish in the water body, what is the approximate number of fish in the water body? स्टोरी देखिए क्या है कि एक सर्टेन वाटर बॉडी है, वहाँ से 50 फिश को पकड़ा गया, उसको टैग किया गया। टैगिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है, पहचान के लिए कुछ टैग्स लगाए गए, ठीक है। फिर उनको पानी में छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर से 50 फिश को कैच किया गया, तो उसमें इन्होंने ये पाया कि 2 में टैग लगा हुआ था, क्योंकि 50 में टैग लगाया था, तो वो 50 में जब टैग लगाया तो दोबारा जब इन्होंने 50 फिश और पकड़ी रैंडमली, तो उसमें 2 में इनको टैग लगा हुआ मिला। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो दोबारा हमने 50 मछलियां पकड़ी, उसमें जो टैग्ड फिश है उनका जो परसेंटेज है वो कितना है बताओ? 2 आउट ऑफ 50। जो टैग्ड फिश हैं दोबारा पकड़ने में उनका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4%, क्योंकि आउट ऑफ 100 परसेंटेज होता है। 2 आउट ऑफ 50 इज 4 आउट ऑफ 100, 4% मुझे मिली टैग्ड फिश। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो परसेंटेज है, यही परसेंटेज पूरे वाटर बॉडी में टैग्ड फिशेस का भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अब ये मान लेना है, ये कह रहे हैं कि मान लो यही चीज़, यही परसेंटेज बराबर है पूरे वाटर बॉडी में जितनी टैग्ड फिशेस हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप कहोगे अगर पूरी वाटर बॉडी में 4% टैग्ड फिश हैं, तो टोटल टैग्ड फिश तो आपको पता है कितनी है ना? 50, जो हमने पहले कैच में टैग लगा के वापस भेज दिया था। तो पूरे वाटर बॉडी की बात करें तो अगर आपने बोल दिया कि 4% ही है टैग्ड फिश, 4% 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप 100% निकाल लो, 25 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो ये 1250 निकल के आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन है। काफ़ी आसान सवाल था, लेकिन कई बार लैंग्वेज से कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये समझना है आपको कि इसका मतलब क्या है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑफ द 50 रिसर्चर्स इन ए वर्क ग्रुप, 40% will be assigned to team A and the remaining 60% to team B. However, 70% of the researchers prefer team A and 30% prefer team B. What is the least possible number of researchers who will not be assigned to team they prefer? अच्छा सवाल है, समझते हैं कि क्या है। ये कह रहा है कि देखो आपके पास 50 रिसर्चर्स हैं किसी भी वर्क ग्रुप में, 50 रिसर्चर्स हैं। अब इसमें आप क्या कर रहे हो कि इन्होंने एक फिक्स डिवीज़न दिया हुआ है। वो फिक्स डिवीज़न क्या है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये कह रहे हैं कि देखो 2 ग्रुप्स हैं आपके पास, ए और बी। तो ए और बी ग्रुप्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और इन्होंने ये बोल दिया है कि देखो यहाँ पर पता है कि आपको असाइन करने हैं 40 को, यहाँ आपको असाइन करना है 60 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। 40% यहाँ जाएंगे और 60% यहाँ जाएंगे परसेंटेज के टर्म में। तो एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। आउट ऑफ 50 20 और 30 यहाँ चले जाएंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये तो हो गया कि हमने इस तरह का एक फोर्स्ड डिवीजन किया, हमने अपनी मर्जी से इनको असाइन कर दिया कि 20 तुम इधर जाओगे, 30 तुम इधर जाओगे। लेकिन ये कह रहा है कि जबकि एक्चुअल स्टोरी क्या है कि 70% लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं टीम ए। तो 70% अगर टीम ए प्रेफर करते हैं तो एक्चुअली में 35 लोग ऐसे हैं जो टीम ए में जाना चाहते हैं। अगर हम उनसे पूछते कि तुम किस टीम में जाओगे तो 35 लोग बोलते कि हमें टीम ए में जाना है, और बाकी के 30% यानी बाकी के 15 लोग बोलते कि हमको टीम बी में जाना है। तो यानी कहानी क्या थी कि जो टीम ए और टीम बी के लिए लोगों की इच्छा थी, ठीक है, वो पूरी हुई नहीं। उन्होंने मैनुअली असाइन किया कि भाई 20 लोग टीम ए में जाएंगे और 30 लोग टीम बी में जाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिसर्चर्स। वो ऐसे कम से कम आपको नंबर बताना है रिसर्चर्स का जिन्हें अपनी टीम असाइन की नहीं गई जो वो चाहते थे। लीस्ट का मतलब मिनिमाइज करना है, हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम वाला केस बात करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इस सवाल के हिसाब से ना लीस्ट की भी बात करेंगे, और आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं हाईएस्ट की भी बात करूंगा, मैक्सिमम की भी बात करूंगा, ठीक है। दोनों केसेस से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब समझते हैं इसका मिनिमम वाला केस, पहले समझते हैं लीस्ट वाला केस समझते हैं, फिर आपको मैं मैक्सिमम वाला केस भी समझाऊंगा। देखो लीस्ट वाला केस जब हमें निकालना है तो आपको कोशिश ये करनी है
कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी पसंद वाली टीम में जाना चाहते थे अगर आपने डाला है तो वो लीस्ट वाला केस होगा। जैसे मैं कहूँगा कि देखो मुझे ये तो पता है कि ए टीम में 20 लोग आए हैं और मुझे ये भी मालूम है कि बी टीम में 30 लोग आए हैं, तो अब अगर मुझे मिनिमाइज़ करना है उन लोगों को जिनको उनकी पसंद की टीम नहीं मिली, तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि पहले मैं ये कहूँ कि ये जितने भी लोग 20 लोग ए टीम में आए, जो कि ए टीम में आने वाले तो 35 लोग थे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि वो सारे लोग, ये 20 लोग जो ए टीम में आए हैं वो वही लोग हैं जो ए चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम ये 20 लोग क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं, राइट। अब जो और भी लोग थे 15 लोग जो ए टीम चाह रहे थे, क्योंकि ए को चाहने वाले 35 लोग थे, वो कहाँ जाएंगे, वो मजबूरी में बी टीम में जाएंगे। बाकी बी में 15 लोग कौन से होंगे, वो लोग होंगे जो बी टीम चाहते थे। तो इस पूरी स्टोरी में मिनिमम वाले केस में कम से कम 15 लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें चाहिए था ए टीम लेकिन वो चले गए बी टीम में। अगर हम ये मान लें कि सारे 20 के 20 जो ए टीम में आए हैं वो लोग आए हैं जो ए टीम चाहते थे, तो फिर मिनिमम वाला केस होगा कि 15 ऐसे लोग हैं जिनको चाहिए था ए लेकिन वो पहुंच गए बी में, तो ये लीस्ट केस में आंसर आपका हो जाएगा 15। ये समझ में आया? आप सोच रहे होगे कि ये मिनिमम केस कैसे हुआ, बताओ जरा, हमें नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ। अच्छा, अगर आप ये मान लेते ना कि ए में जो 20 लोग हैं उसमें से 19 हैं जिनको ए चाहिए था और एक ऐसा है जिसको बी चाहिए था, आप बताओ मुझे, इसका मतलब ये हो गया कि 16 लोग ऐसे और हैं, 16 लोग ऐसे और होते क्योंकि 35 लोग चाहते थे ए, तो अगर 19 ही ए चाहने वाले ए में आए तो 16 लोग तो बी में पड़े हैं जिनको चाहिए था ए लेकिन मिल गया बी, साथ ही साथ एक बी वाला ए में पड़ा हुआ है, तो वो भी तो एक ऐसा बंदा है जिसको नहीं मिला जो चाहिए था, तो कितने लोग हो गए, 17 लोग हो गए। अब देखो ये 17 जो है ना ये 15 से बड़ा है, इसीलिए ये मिनिमम है। आप इस वैल्यू को बदलो, इसको 18 कर दो, ए को 18 कर दो, तो बी आपका 2 हो जाएगा, आपके अनसेटिस्फाइड लोग फिर से बढ़ जाएंगे, 2 से 19 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये लीस्ट केस है, क्योंकि हम 20 से ज़्यादा सेटिस्फाइड लोगों को ए में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 20 रहना है। ये मिनिमम केस हुआ। अब यहीं से आपको मैक्सिमम की जर्नी भी पता चलेगी। मैं कहूँगा एक काम करो, अब जब मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड हमें लेके आना है, तो आप कहोगे मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड लेके आना है, तो इस केस में क्या करेंगे, ए को कम करते रहेंगे और बी को बढ़ाते रहेंगे। तो मैं कहूँगा एक चीज़ ये बताओ कि बी को बढ़ा के सबसे ज़्यादा आप कितना कर सकते हो। आप कहोगे बी को बढ़ा के मैं मैक्सिमम 15 कर सकता हूँ, क्योंकि बी को पसंद करने वाले 15 ही लोग हैं, तो मैक्सिमम इस वैल्यू को मैं 15 कर सकता हूँ। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो केस है ये मैक्स वाला केस बन जाएगा, मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड लोग। कैसे, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर। पहली बात तो ये ए को चाहने वाले केवल 5 ही लोग हैं जो कि ए में मौजूद हैं, ठीक है। बी को चाहने वाले सारे लोग क्या है, ए में मौजूद हैं। अब आप मुझे बताओ कि बी को चाहने वाले सारे लोग अगर ए में आ गए तो बी में जो बाकी के सारे 30 लोग होंगे वो कौन से होंगे, वो लोग जो ए को चाह रहे होंगे। तो केवल इन 5 लोगों को छोड़ के कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होगा जिसको जहां जाना था। यही वो 5 लोग हैं जो ए चाहते हैं और ए में रहेंगे। बाकी ये 15 तो बी चाहते हैं, ए में पड़े हैं, और बाकी के पूरे 30 चाहिए था ए, पड़े कहाँ हैं, बी में। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अनसेटिस्फाइड लोग होंगे जिनको जाना कहीं और था और पड़े कहीं और हैं, वो इन 5 को छोड़ के सारे लोग होंगे। यानी 50 में केवल 5 लोगों को सही जगह मिल पाई, 45 लोग अनसेटिस्फाइड होंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली लीस्ट, बट मैंने इसको आपको मैक्सिमम केस के लिए भी बता दिया है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिसर्चर्स हु विल नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है हु विल नॉट बी असाइंड टू द टीम दे प्रेफर, ठीक है। ये नॉट वाला केस ही है ना, लेकिन जिनको वो टीम अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी। अगर मैक्सिमम होगा तो 45 आंसर होगा, मिनिमम है तो 15 आंसर होगा। अरे बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन फिर उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शहर है जिसमें 35% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है, ठीक है। मतलब शहर में लोकल लोग भी हैं, कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आए हुए लोगों को माइग्रेंट्स बोला जाता है। तो 35% लोग माइग्रेंट्स हैं, जिसमें से 20% लोग जो है वो रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण इलाकों से हैं, 20%। फिर कह रहा है ऑफ द लोकल पॉपुलेशन में से 48% फीमेल है, और ये फिगर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट के लिए 30% और 40% है रेस्पेक्टिवली।
इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 728400, व्हाट इज इट्स फीमेल पॉपुलेशन। पूरा कैलकुलेशन का गेम है और कुछ भी सवाल में नहीं है, मैं पूरा आपको फ्लो दिखाता हूँ क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें वन बाई वन। यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 35% जो है वो माइग्रेंट्स हैं, लिख दिया मैंने 35। तो बाकी के 65% क्या हो गए आपके, ये हो गए रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। अब मैं परसेंटेज सिंबल अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं बाद में लिखूंगा अभी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ 100 लिखा, ये परसेंटेज में ही पूरी बात चल रही है। 100% इज इक्वल टू क्या है आपका 728,400, ये 100% है। मैंने यहाँ परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया है जानबूझ के, ये बाद में लगा लेंगे जब ज़रूरत होगी, अभी ऐसे करके चलते हैं। तो ये आपकी हो गई माइग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है, और ये आपकी हो गई लोकल पॉपुलेशन। शहर की बात हो रही है, माइग्रेंट और लोकल। फिर कह रहा है कि जो माइग्रेंट्स हैं उसमें 20% क्या है, वो रूरल एरिया से हैं। तो ये माइग्रेंट में भी क्लासिफिकेशन है दो तरह का। इसका 20% जो है, इसका 20% निकालना है, वो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं। तो 35 का अगर आप 20% निकालोगे तो वो 7 आएगा, ठीक है। ये 7 कौन से हैं, रूरल वाले हैं, रूरल वाले हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देता हूँ रूरल, ये रूरल वाले हैं, ठीक। आगे क्या दिया हुआ है कि ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, ये लोकल पॉपुलेशन है, 48% इज फीमेल, राइट। तो यहाँ पर आपका 48% जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है, इसमें 48% आपकी फीमेल है। तो मुझे इसका 48% निकालना है 65 का। कैसे निकालोगे, 48% ऑफ 65 अगर आपको निकालना है, दो तरीके हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 48% ऑफ 65, है ना, या तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 50% माइनस 2% ऑफ 65। तो 50% अगर आप निकालोगे 65 का तो हाफ होता है, आपको पता ही है ना। तो ये आपका हो गया 32.5%, 32.5 लिख दूंगा। और 2% अगर आप निकालने गए तो ये हो जाएगा आपका 1.3, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है आपकी वो 31.2 आ गई। मैंने यहाँ पर 31.2 लिख दिया, राइट। ये आपकी फीमेल पॉपुलेशन है लोकल एरिया से। फिर क्या दिया है कि यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन में 48% फीमेल हो गया, जबकि यही फिगर कह रहा है रूरल और अर्बन माइग्रेंट के लिए 30 और 40% है फीमेल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि माइग्रेशन जो हुआ है उसमें रूरल है और अर्बन है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो वेल डिफाइंड होती है कि अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो कि रूरल माइग्रेशन है तो बाकी का बचा हुआ अर्बन माइग्रेशन होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 7 यहाँ पर निकाला तो ये वैल्यू अर्बन में कितनी हो जाएगी 28, क्योंकि सम क्या रखना है 35। फिर कह रहा है कि इसमें से जो फीमेल पॉपुलेशन है रूरल में वो 30% है, तो ये कितना हो गया 2.1। 30% अगर आप निकालते हो 7 का तो वो 2.1 आएगा। और यहाँ पर अगर आप निकालने गए 40%, क्योंकि यहाँ 40% आपका दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 11.2। 40% अगर 28 का निकालोगे तो 2.8 है, उसको आप क्या करोगे 4 टाइम्स करोगे, 5.6 11.2। अब जो भी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है वो देखना क्या है, ये रूरल फीमेल्स हैं, ये आपकी अर्बन फीमेल्स हैं, और ये आपकी लोकल फीमेल्स हैं। मतलब ये टोटल फीमेल ही लिखा हुआ है, ठीक है। यही 3 कैटेगरी है ना फीमेल की, आपने कैटेगराइज करके इनको पूरा लिख दिया। टोटल फीमेल जो पॉपुलेशन है वो ऐसे होगी, लेकिन देखो इनके सबके आगे परसेंटेज लगा होना चाहिए ये वाला, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। तो अब इसको लगा लेंगे, जोड़ लेंगे और परसेंटेज भी इनके आगे कहीं ना कहीं लगा ही लेंगे। तो देखो 31.2 यहाँ पर है, 11.2 यहाँ पर है, तो ये 42.4 हो गया, और 42.4 में 2.1 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 44.5, राइट। 44.5% हो गया, परसेंटेज का सिंबल मैंने लगा दिया। अब ये जो वैल्यू है आपकी ये बेस है, तो जो 1% है वो 2 zeros काट के मिल जाएंगे, 7284 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, राइट। तो ये वैल्यू हो गई इंटू 7284, या तो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लो। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, दूसरा तरीका आपका ये हो जाएगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये हमें निकालना था 44.5% ऑफ 728,400। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 50% माइनस 5%
माइनस 0.5%। और देखिए इसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि एक परसेंटेज आप निकाल लो और बाकी सारे परसेंटेज 10 से डिवाइड करके लिख सकते हो। तो इसका 50% अगर आप निकाल लेते हो तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका 50% निकालो, 364200 होगा, इसका हाफ कर दिया मैंने 3642। फिर देखो 5% क्या होगा, एक जीरो काटने से मिलेगा, तो यहाँ हो गया 36420। फिर 0.5% कैसे मिलेगा, यहाँ हो गया आपका 3642, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ तो मुझे पता है कि ये दोनों आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पता है अंत में 8 ही आएगा, तो नन ऑफ दीज लेकिन मौजूद है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, एक्चुअली में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इन दोनों को आप ऐड कर लो चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी है 40,062। कैसे मैंने इतना जल्दी किया, बहुत आसान है, 3,600 6,400, तो इनको आप जोड़ो, ये तो आपका 62 दे देगा और यहाँ पर जो कैरी आएगी वो इसके साथ जाएगी, तो ये वैल्यू बनाएगी आपकी 40,062। अब 40,062 अगर आप इसमें माइनस करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो 200 में जब 62 जाता है तो 138 बचता है सीधा सीधा, ठीक है। और साथ में आपका ये 4 जो है आपका, और ये सॉरी 36 में ये 4 जाएगा तो आपका 32 बचेगा और ये वाला 4 रहेगा ही, तो 32 4 138 आपका आंसर हो गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर क्विक होगी तो होगी, तो इसमें कई स्टेप में वैल्यूज़ दी हुई थी, अदरवाइज कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। तो सिर्फ कैलकुलेशन एस्पेक्ट के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसको शिपमेंट प्राप्त हुआ बाल बियरिंग्स का, ठीक है, बाल बियरिंग्स का। तो कह रहा है कि पहले शिपमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट में 1% बाल बियरिंग डिफेक्टिव थे। सेकेंड शिपमेंट में जो कि ट्वाइस था लार्ज एज फर्स्ट, पहले के तुलना में डबल था शिपमेंट, उसमें 4.5% बाल बियरिंग डिफेक्टिव मिले। फिर कह रहा है कंपनी को कुल 100 डिफेक्टिव बॉल बियरिंग्स मिले हैं, तो बताना है हाउ मेनी बॉल बियरिंग्स वेयर इन द फर्स्ट शिपमेंट। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपका 1000 लग जाना चाहिए, ये इतना आसान सवाल है। कैसे, अब मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। देखो लेट्स से कि आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ बॉल बियरिंग आ रही है, एक्स नंबर ऑफ बॉल बियरिंग आई, तो पहली बार में आपका डिफेक्टिव क्या है, 1% ऑफ एक्स होगा, इतने डिफेक्टिव होंगे। सेकेंड टाइम में कह रहा है कि शिपमेंट का साइज डबल था, यानी 2x बॉल बियरिंग्स आए और उसमें से 4.5% डिफेक्टिव निकले, तो ये क्या हो गया 4.5% ऑफ 2x, राइट। तो ये टोटल डिफेक्टिव हुए। पर एक्चुअली इस वैल्यू को आप ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो आप कि इसको हम कह सकते हैं कि ये 9% ऑफ x के बराबर होगा। बिल्कुल, ये जो 2 है ना मैं इधर ला सकता हूँ, आपको पता ही है कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन में चीज़ है उसको लेफ्ट राइट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है परसेंटेज में, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो जब बेस डबल है तो जो परसेंटेज वैल्यू है, अगर मैं बेस को हाफ करूंगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कहानी वही है कि 50 जो है ना 100 की तुलना में तो 50% है, लेकिन अगर मैं बेस को हाफ कर दूं तो यही 50 कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, डबल हो जाता है परसेंटेज। बेस आधा होता है, परसेंटेज डबल हो जाता है। सेम कहानी है, यहाँ बेस डबल था तो परसेंटेज हाफ था, अगर बेस हम x की तुलना में ही बना दें तो 9% होगा। आपको इसको बनाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यह कि आप दोनों केसेस को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि 9% ऑफ x और 1% ऑफ x मिला के हो गए 10% ऑफ x, और ये टोटल वैल्यू कितनी 100 के बराबर है, जहाँ पर x क्या है कि पहली बार शिपमेंट में कितने बॉल बियरिंग आए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 1000, राइट। अगर पूछता कुल कितने आए दोनों मिला के तो 3000 आंसर होता, लेकिन बॉल बियरिंग में कितना है। तो इसको आप क्विकली समराइज कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, देखो ये एक्स वक्स तो लिखना ही नहीं है, तो बस आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। 1% एक बेस पे है, दोबारा बेस क्या है डबल है, डबल बेस पे 4.5%, सेम बेस पे 9% के बराबर होगा। तो मेंटली ये सोचना है 9% प्लस 1% टोटल डिफेक्टिव होंगे जो 100 के बराबर होंगे, और यहाँ से मेरा 100% जो कि 1000 निकलेगा वो क्या होगा, पहले शिपमेंट में कितने बॉल बियरिंग आए, वो आंसर हो गया 1000, ठीक है।
आसान सवाल था, बट सवाल ये है कि क्विकली करना है तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन अप्रैल 1, 2005 माई सैलरी इंक्रीज फ्रॉम ₹10,000 टू ₹16,000। साइमल्टेनियसली द रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीजेज by 37.5%. If so, the amount of income tax paid by me remains constant. What is the value of income tax I pay? और इसका आंसर होगा सीधा सीधा कैन नॉट बी डिटरमिन। कैसे इतना जल्दी मैंने डिसाइड किया, मैं समझाता हूं आपको। देखो एक चीज आप ये बताओ कि जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी सैलरी अमाउंट है आपका, मान लिया ए है और एक दूसरा सैलरी अमाउंट आपका है बी, राइट। जब आप इस पे इनकम टैक्स पे करते हो तो सर्टेन परसेंटेज यहां लगता है, सर्टेन परसेंटेज आप यहां लगाओगे इनकम टैक्स। मैं मान लेता हूं कि यहां पर X% इनकम टैक्स है और यहां पर Y% इनकम टैक्स है, राइट। तो यहां जो आपका इनकम टैक्स लगेगा वो तो लगेगा X% ऑफ A और यहां पर जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा Y% ऑफ B। अगर ये दोनों इनकम टैक्सेस आपस में बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब जो ये भी इनकम्स हैं ए और बी, इसका रेशियो वाई रेशियो एक्स के बराबर है। ये बहुत सलीके से ध्यान रखना आप कि ये तभी पॉसिबल है जब इनकम्स का रेशियो और रेट्स का रेशियो रिवर्स हो। ये वही कहानी है X% ऑफ Y इज इक्वल टू Y% ऑफ X वाली, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो इनकम्स डिफरेंट हैं तो और टैक्सेस अगर बराबर हैं, फाइनल इनकम टैक्स या व्हाटएवर बराबर है, तो जो रेट्स का रेशियो होना चाहिए और इनकम का रेशियो होना चाहिए वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। रेट रेशियो इज रिवर्स ऑफ इनकम रेशियो या इनकम रेशियो इज रिवर्स ऑफ रेट रेशियो। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये किसी काम का ही नहीं है। इस डेटा का कंसिस्टेंट होना इसकी मजबूरी है। मतलब ये डेटा जो इन्होंने यहाँ पर पकड़ा रखा है ना कि 37.5% डिक्रीज हो जाता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। आपने कहा कि 10 है और ये 16 है, तो जो इनकम का रेशियो है आपका वो 5:8 है। आप मुझे बताओ टैक्स का रेशियो क्या होना चाहिए फिर? 8:5, तभी तो बराबर होगा ना ये और ये प्रोडक्ट। अगर ये टैक्स रेशियो है 8:5 तो मैं आपसे पूछूंगा कि टैक्स कितना कम होगा, तो आप कहोगे यहाँ 8 है यहाँ 5 है, तो 3 कम हुआ ओवर 8, इसको क्या बोलोगे? 37.5% कम हो गया, ठीक है। 37.5% कम हो गया, खत्म हो गया, राइट। यही इन्होंने लिख के दे दिया है। लेकिन हम इससे जो है ना इनकम टैक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा। रेट जब भी इस रेशियो में होगा तो इनकम टैक्सेस बराबर होंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 8:5 में अगर रेट्स मुझे रखने हैं तो मैं यहां पर रेट 8% रख सकता हूं, यहां पर रेट 5% रख सकता हूं। निकालो आप जरा, 8% के हिसाब से 800, 5% के हिसाब से 800। आप यही रेट बदल लो, आप इसको 16 और 10 कर लो। अभी रेट रेशियो क्या है? 8:5 ही है ना। 16% और 10% लेके कैलकुलेट कर लो, यहाँ 1600 बनेगा और यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ भी 1600 आएगी। तो जब भी रेट इस रेशियो में रहेगा तो क्या होगा? इनकम टैक्स बराबर होंगे। तो हमें फिक्स इनकम टैक्स इस डेटा के साथ हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो जब भी रेट इस रेशियो में आएगा तो बराबर होगा। तो उसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। वो कुछ भी आ सकता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आंसर यहां हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। और ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा इसी डेटा को इस्तेमाल करके दिया हुआ है। ये तो ऐसा देना ही पड़ेगा इनको, वरना तो बराबर होगा ही नहीं। अब मैं आपको सवाल बनाना सिखा देता हूं। जैसे मान लिया आपने कहा होता कि इनकम का रेशियो 5:6 है, तो रेट का रेशियो क्या होता है? 6:5। यही सवाल आप बना सकते हो ऐसे कि इनकम का दो लोग हैं, उनकी इनकम जो है 10,000 है और 12,000 है, या सेम आदमी है उसकी इनकम पहले 10,000 थी अब 12,000 हो गई है, और जो रेट है वो 16 2/3% से कम हो गया है इनकम टैक्स का, और इनकम टैक्स दोनों केसेस में बराबर आ गया है। तो आपको बताना है कि इनकम टैक्स कितना होगा। नहीं बता सकते। इनकम टैक्स हम इस केस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आप कुछ और डेटा दो, कुछ और डेटा दोगे तो हम इसको शायद निकाल पाते, लेकिन अगर कोई और डेटा हमें नहीं दिया हुआ है तो हम इनकम टैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन।
बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये टैक्सेस बराबर कब होते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन 2006 रविंद्र वॉज अलॉटेड 650 शेयर्स ऑफ सन सिस्टम लिमिटेड इन द IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO का मतलब यही होता है कि जैसे किसी कंपनी ने अपना स्टॉक रिलीज़ किया शेयर मार्केट में कि आप उसके शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसके शेयर्स का खरीदने का जो प्रोसेस, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब सिंपली समझ लो कि शेयर सेल कर रहा है। तो रविंद्र को 650 शेयर्स मिले और उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज़, यानी एक शेयर, फेस वैल्यू यही बोला था कि एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 2007 में सन सिस्टम ने एक बोनस डिक्लेयर किया एट ए रेट ऑफ 3:13। देखिए बोनस का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ 3:13 बोनस का मतलब क्या है। ये बोनस का मतलब है बोनस शेयर। तो इसको आपको कैसे समझना है मैं आपको समझाता हूँ। 3:13 का मतलब ये है कि अगर आपको इनिशियली आपके पास 13 शेयर थे तो अभी आपको 3 शेयर और मिलेंगे, ये बोनस है। ठीक है, बोनस शेयर मिल रहा है, जो आपने शेयर खरीद रखा है सर्टेन नंबर ऑफ, तो 3:13 में बोनस शेयर मिल रहा है। 13 अगर पहले था तो 3 और मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि 2008 में फिर से क्या हुआ कि बोनस डिक्लेयर हुआ एट 2:4, यानी अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो आपको 2 और मिल जाएगा, 50% शेयर्स और मिलेंगे। फिर कह रहा है 2009 में कंपनी ने फिर से एक डिविडेंड दिया 12.5% का। डिविडेंड का मतलब कि जो भी आपके पास शेयर वैल्यू है, जो भी आपके पास शेयर वैल्यू है, तो आपको उस शेयर वैल्यू का 12.5% और एडिशनल डिविडेंड प्रोवाइड किया गया है। डिविडेंड शेयर के फॉर्म में यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने कोई अमाउंट की बात नहीं करी है, तो वो हो गया। अब ये कहना इनका ये है कि आपको जो डिविडेंड निकालना है, राइट, 12.5% का जो डिविडेंड यहाँ पर इन्होंने दिया, तो वो 12.5% का डिविडेंड जो भी मिला वो किस लेवल पे मिला होगा, 2009 में जितने शेयर्स रहे होंगे उसके हिसाब से मिला होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरू से काउंट करें, क्योंकि एक्चुअली इसने पैसा तो एक ही बार लगाया शेयर खरीदने के लिए, जब इसने शुरुआत में 2006 में 650 शेयर्स खरीदे थे, रविंद्र ने पैसा तो तभी लगाया था ना, बाद में तो बोनस मिलकर शेयर्स बढ़ते रह गए, उसने पैसा नहीं लगाया। तो इनका ये कहना है कि अगर हम 2006 से कंपेयर करें, इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करें, तो उसके हिसाब से आप बताओ कि ये कितना डिविडेंड उसको मिला है एज ए पार्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो 12.5% वाला डिविडेंड इसको अभी मिला है, ये पहले के हिसाब से, पहले 2006 के लेवल के हिसाब से इसको कितना डिविडेंड मिला 2009 में, इन 2009 इज ए परसेंटेज ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ध्यान से आपको मैं समझाता हूं कि ये कैसे निकलेगा। देखो इसके पास 650 शेयर्स थे, राइट, ये 2006 की कहानी है। 2007 में 3:13 के हिसाब से बोनस मिला, तो 13 अगर 650 को करस्पॉन्ड कर रहा है, जो कि 50 टाइम्स है, तो 50 टाइम्स 3 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 150, यानी यहाँ इसको 150 शेयर्स मिले एडिशनल 2007 में। तो इसके पास टोटल शेयर्स अब कितने हो जाएंगे आप बताओ, 650 पहले थे, 150 और मिला, 800 शेयर्स हो जाएंगे। अब 2008 में 2:4 के रेशियो में बोनस दिया गया, तो अगर उसके पास टोटल शेयर्स 800 हैं, राइट, जो कि 4 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो 50% और बोनस मिलेगा, तो यानी 400 शेयर्स का और बोनस रविंद्र को यहाँ पर मिल जाएगा। 400 शेयर का और बोनस मिल गया यहाँ पर। अब देखो रविंद्र के पास आपके कितने शेयर्स हो गए, टोटल 1200 शेयर्स हो गए। अब 2009 में जो डिविडेंड मिल रहा है वो 12.5% का मिल रहा है, तो 12.5% किसका होगा, 12.5% मिलेगा इसका टोटल शेयर्स का, जो 2008 में टोटल शेयर्स उसके पास हैं। तो ये वैल्यू 1/8 निकालोगे आप 1200 का, 1/8 ऑफ 1200, राइट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 150। तो 150 शेयर्स और मिले 2009 में। अब कह रहा है कि ये जो डिविडेंड है 150 का, ये पहले साल के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, जब 650 शेयर्स थे इसके पास, तो उसका कितना परसेंट है, मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे, 0 जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 13। सो 3/13
का परसेंटेज इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेटली क्या है, आप खुद ही देख लो कि ये वैल्यू जो है 23% के हिसाब से लगभग आ जाएगी ऑप्शंस के हिसाब से। कैसे, देखो 13 टू सा कितना होता है 26, तो मैं इसको अगर 10% लिखूं तो 10% 1.3 हुआ, तो 20% कितना हो गया 2.6 हो गया, बाकी कितना बचा 0.4। अब 0.4 के लिए मुझे 1% जो है मेरा 0.13 है, उसको कितना गुना ले जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 0.39 मिल जाएगा, तो लगभग 23% आ रहा है, जो कि आपका डी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का। आप देखो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डिविडेंड है 12.5% का, वो किस बेस पे है, 1200 पे है कि नहीं है, यस। लेकिन मुझे ये निकालना है कि अगर यही बेस 650 हो जाएगा तो ये डिविडेंड का परसेंटेज क्या होगा। देखो इसका लॉजिक क्या है, सिंपल। आप देखो बेस कितना गुना हो गया, बेस रेशियो इसेंशियली कैलकुलेट करिए। 0 से 0 कटेगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 13 मिलेगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल 24 आ जाएगी, है ना। 24 रेशियो 13, ये है आपका बेस रेशियो। तो बेस कितना गुना हो गया, आप कहोगे बेस हो गया 13/24 टाइम्स, मतलब मैं 1200 बेस से कन्वर्ट करना चाहता हूं 650 का बेस, इस परसेंटेज का। तो जब भी बेस 13/24 टाइम्स हो जाता है तो आपका जो परसेंटेज होता है वो रिवर्स होता है बेस के, 24/13 टाइम्स हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, 24/13 टाइम्स हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, 12.5/13 निकालो और 24 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 12 आप खुद ही देख लो, इसको अगर आप डिवाइड करने जाओगे रफली, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, तो 13 टाइम्स जो 9 टाइम्स होता है, 13 टाइम्स 9 आपका 117 होता है, राइट। तो ये क्लियरली 0.9 होगा, और 0.9 के बाद आपका 117 के बाद 8 बाकी है, 0.96 रफली आएगा, है ना। तो 0.96 का मतलब क्या हुआ, 24 को 0.96 से मल्टीप्लाई करना है रफली, तो 24 इंटू 0.96 का मतलब होता है कि 24 को लगभग 4% से कम कर दो अप्रॉक्सीमेटली। 0.96 का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 0.96 है तो 4% डिक्रीज है, इसको 4% से अगर आप कम करने गए तो ये वैल्यू लगभग 0.96 से कम होगी। 2.4 का 4% जरा निकालो कितना होगा, राइट। 0.96 तो आएगा, क्योंकि 1% 0.24 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं। 0.96 करोगे 23.04 अप्रॉक्सीमेटली आ गया, जो कि 23% अप्रॉक्सीमेटली सही हो गया। तो कैसे भी करना है कर लो, एक रफ आइडिया आपको लगाना था तो वो आराम से मिल जाएगा कि जब आपकी वैल्यू 24/13 इंटू 12.5 है तो जो ऑप्शन दिए हैं ये 24 से कम होगा, और ऐसा नहीं कि 24 के बिल्कुल पास होगा, 24 से ज़्यादा होगा नहीं, 24 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ए सही नहीं है, सी सही नहीं है, बी सही नहीं है, तो केवल डी ही सही होगा। कैसे भी कैलकुलेट कर लो, आंसर आना चाहिए, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव इस केस में है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीस ऑफ पेपर है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में है, राइट एंगल ट्राइंगल के शेप में है, और इसको काटा जा रहा है, इट इज कट अलोंग ए लाइन दैट इज पैरेलल टू हाइपोटेनस, ठीक है, लीविंग ए स्मॉलर ट्राइंगल, जिससे छोटा ट्राइंगल बचता है, और कह रहा है इससे 35% रिडक्शन हो रहा है हाइपोटेनस के लेंथ में ट्राइंगल के। तो एरिया अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का 34 सेंटीमीटर था बिफोर द कट, तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल फॉर्म्ड आफ्टर द कट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि देखो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस पीस मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है एक्चुअली, आप पहले राइट एंगल ट्राइंगल शेप का आपके पास एक पेपर है, ऐसा करके एक पेपर आपके पास है। तो ये क्या कह रहा है कि आप ना इसको इस तरीके से काटो पैरेलल टू हाइपोटेनस, मतलब ऐसे कुछ काट दो, ऐसे करके कुछ काट दिया पैरेलल टू द हाइपोटेनस, राइट। तो ये कह रहा है इससे होता क्या है कि जो कर्ण की लंबाई है, कर्ण मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हाइपोटेनस की बात कर रहा है, ये लेंथ जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो 35% कम हो गई। यानी अगर हाइपोटेनस पहले लेट से 100 था तो अब हाइपोटेनस क्या हो गया 65 हो गया, 35% कम हो गया। तो अगर ये कह रहा है हाइपोटेनस में रिडक्शन 35% का आ रहा है, तो आपको बताना है कि एरिया अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का दिया है तो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखो पहले तो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको बाद में मिलेगा
और जो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास पहले था, ये ट्राइंगल आपको बाद में मिला, राइट एंगल ट्राइंगल कट करने के बाद ये दोनों जो है ना, ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं ये समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा जब बात की जाएगी सिमिलैरिटी की तो आपको समझाया जाएगा, बट अभी जान लो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि समरूप इसलिए होते हैं कि उसमें तीनों एंगल बराबर मिलेंगे आपको, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक एंगल कॉमन ही हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये लाइन क्या थी, पैरेलल ही थी। तो समरूप ट्राइंगल्स में ये होता है कि अगर आपको साइड रेशियो पता हो तो एरिया रेशियो उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 35% अगर आपने कम कर दिया है तो आपको ऐसे कह सकते हो कि जो हाइपोटेनस होगा ना ये 0.65 टाइम्स होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सोचो ज़रा, किसी भी चीज़ को अगर 35% से कम कर दिया तो वो लेंथ कंपोनेंट 0.65 टाइम्स हो गया। तो हाइपोटेनस अगर 0.65 टाइम्स हो जाता है तो जो एरिया होगा इसका वो 0.65 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया की रिलेशनशिप लेंथ के कंपैरिजन में स्क्वायर टाइम्स होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बात की जाएंगी जब आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन होगा तब। इनटू ओरिजिनल एरिया क्या था आपका, ओरिजिनल एरिया आपका था 34 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू है जो आपको कैलकुलेट करनी है, 0.65, 34 इंटू 0.65, है ना। तो कई तरीके हैं इसको करने के, आप जरा इसका स्क्वायर निकाल लो तो 65 का स्क्वायर आपको पता है आसानी से निकल जाता है, लास्ट में 25 आ जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.4225 इंटू 34, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बस क्विकली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 34 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, राइट। या आप एक काम करो, देखो सारे ऑप्शंस में डेसिमल जो है ना सेम प्लेस पे है, मतलब डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स हैं, तो आपको इसका कोई काम ही नहीं है, हटा दो डेसिमल, आप बस सिर्फ शुरू की डिजिट्स मैच करो ना, राइट। जहाँ डिजिट्स मैच होंगी वही आंसर आएगा। अब इसको मैं 34 इंटू 4000 कर सकता हूँ, जीरो हटा दो, डेसिमल हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। 34 इंटू 4 आप निकालने जाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 136, उसके बाद 3 जीरोज आ जाएंगे। फिर 34 इंटू 200 आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी सिंपली 6800, राइट, 6800। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा 6800, है ना। 6800 हो गई। फिर 34 इंटू 20 आएगा, ये आपका 680 आ जाएगा। फिर 34 इंटू 5 है आपका, ये 170 आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आप बस देख लो कि वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी, अब ये वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें जो आपके सामने मैंने लिखी है, तो वो वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि देखो ये वैल्यू है 136, और अगर मैं 6 निकालूंगा तो मुझे 142 मिलेगा, और साथ में पीछे से एक कैरी मिलेगा, राइट। पीछे से अगर मुझे एक कैरी मिलेगा तो मेरी जो वैल्यू होगी 143 हो जाएगी, 143 वैल्यू हो जाएगी। तो 143 अगर मेरी वैल्यू हो जाएगी तो एक ही ऑप्शन है जो 14 से शुरू हो रहा है, वो डी ऑप्शन है। तो हो गया, ख़त्म। इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं है ना। कहानी हो गई डी ऑप्शन, आसानी से आपका निकल आएगा, ठीक है, क्विकली। इसमें कोई चैलेंज है नहीं इस क्वेश्चन में। तो बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या परसेंटेज इम्पैक्ट होगा एरिया में, और उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सीधा आप आंसर मार्क करोगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन करा है, पब्लिक स्कूल 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर अंडर 12 years of age. If the total strength of the school is 1000 and the number of girls is 2/5 of the total, what part of total strength of the school is accounted for by those which are 12 years or more of age? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। इसमें कह रहे हैं कि पहले इन्होंने बताया कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं, इसमें से अगर हम गर्ल्स का 20% निकालें और बॉयज़ का हम 25% निकालें तो इनकी जो एज है वो लेस देन 12 ईयर्स है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, राइट। फिर कह रहा है टोटल जो स्ट्रेंथ है स्कूल का वो भी हमें दिया हुआ है कि 1000 है, और फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द टोटल, यानी 40% तो उसमें गर्ल्स हैं। तो अगर 40% गर्ल्स होंगे तो 60% बॉयज़ होंगे। तो हम एक कैलकुलेशन और भी कर सकते हैं यहाँ से परसेंटेज के टर्म्स में ही
कि 20% ऑफ 40% कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, और 25% ऑफ 60% कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। 1/4 निकाला, यहाँ 1/5 निकाला, तो ये मिला के ना टोटल जो है 12 ईयर से कम है, जो कि 15 और 8 कितना हुआ, 23% हुआ। 23% अगर 12 ईयर से कम है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 कितने हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे, जो कि 77% आ जाएगा। वही पूछ रहे थे, आसान सा सवाल था, बट यही होता है कि अगर आप इनको सक्सेसिवली परसेंटेज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये आसानी से होगा, वरना ये लंबा होगा। इसलिए आप इनको सक्सेसिवली ऐसे परसेंटेज के टर्म में ही रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे सीधे 1000 लेके आप मत चलो, वो वैल्यू मत निकालो, वरना बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीधे इसको परसेंटेज में लिखोगे ना कि 20% ऑफ 40% 8%, 25% ऑफ 60% 15%, लेस देन 12 में तो बाकी 77% क्या होंगे, मोर देन 12 होंगे। हो गया आंसर, मोर देन आर इक्वल टू 12, ठीक। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट ए मैक्सिमम ऑफ 25 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व्स इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर। Any more salt, if added, remains undissolved and sediment falls at the bottom. Now water is evaporated from 1 kg of a 4% solution at a rate of 28 gram per hour. After how long will it start sedimenting approximately? इसका क्या मतलब इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है और इसमें आप 25 ग्राम सॉल्ट मिला दो तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी चीज़ नीचे सेडिमेंट के तौर पे नहीं दिखेगी, डिजॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जरा निकालते हैं कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं। देखो टोटल 125 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपने 100 ग्राम में 25 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, जिसमें से 25 ग्राम आपका सॉल्ट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25/125, यानी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 20% सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन सॉल्ट का 20% से ज़्यादा होगा तो सेडिमेंट बनेगा, उसके पहले तक नहीं बनेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट करनी है। ये गलती मत कर देना कि 25 ग्राम है 100 ग्राम है तो सीधे लिख दिया कि ये तो 25% सॉल्यूशन है। वो तो सॉल्ट टू वाटर रेशियो हुआ, लेकिन जब सॉल्ट को आपने पानी में मिला दिया तो वो सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है 125 ग्राम का, उसमें 25 ग्राम तक सॉल्ट सेडिमेंट नहीं होता है। यानी 20% सॉल्यूशन जब तक रहेगा कि 20% सॉल्ट है तब तक सेडिमेंट नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 1000 ग्राम 1000 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें जो 4% सॉल्यूशन है। अब आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, 4% सॉल्यूशन है और पूछ रहा है कब ये सेडिमेंट होना शुरू हो जाएगा। देखो सेडिमेंट होना तब ये शुरू करेगा जब ये सॉल्यूशन 20% से ऊपर जाने लगेगा। अब मेरा एक सवाल है कि ये जो 4% है ये क्या करेस्पॉन्ड कर रहा है, आप कहोगे 40 ग्राम्स को करेस्पॉन्ड कर रहा है। ये 1000 ग्राम है, ये 4% 40 ग्राम्स होगा। आपको अब देखना है कि ये 40 ग्राम्स जो है ये 20% सॉल्यूशन कब बन जाएगा, राइट। आप कहोगे जब पूरा सॉल्यूशन जो है आपका, सिंपल सा काम है, मुझे 40 ग्राम्स को 20% सॉल्यूशन बनाना है। अभी तो ये मात्र 4% सॉल्यूशन है, मुझे अगर 20% इस 40 ग्राम्स को बनाना है तो आप कहोगे जब ये वैल्यू 200 ग्राम बचेगी पूरा सॉल्यूशन, तो यही 40 ग्राम मेरा 20% सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो ना 40 ग्राम्स अगर आप 200 का निकालोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 20% निकल के आएगा। इसके बाद अब आपको पता है क्या होगा, इसके बाद अब सेडिमेंटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने थोड़ा और इवेपोरेशन किया सेडिमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। तो आप जरा अब ये निकाल लो कि कितना वाटर यहाँ पर इवेपोरेट हुआ है। आप कहोगे 800 ग्राम वाटर इवेपोरेट कर दो, तब सेडिमेंटेशन शुरू होगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको मालूम है क्या है, 800 ग्राम इवेपोरेट करना है किस रेट से, 28 के रेट से करना है, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे 4 टाइम्स तो नहीं जाना है, मैं 3 टाइम्स जाऊंगा। 28 टाइम्स 3 कितना होता है, ये भी आपका ज़्यादा निकाल के दे देगा आपको 84। तो आप कहोगे इसका मतलब मुझे कितना जाना है, आप कहोगे इसमें आप सीधे कहते हैं ना 3 टाइम्स नहीं जाने वाले हो, तो आप कहोगे अच्छा तो कितना टाइम्स जाऊँ, 2 टाइम्स आप जाओ, राइट। और अप्रॉक्सीमेटली जो उसने पूछा है लगभग यहाँ पर निकालना है ना आपको, कितने समय बाद, लगभग कितने समय बाद।
तो ये आंसर जो आपको आने वाला है ये लगभग 29 आवर्स आप बोलोगे। कैसे, देखो ध्यान से, क्योंकि 28 टाइम्स अगर आप 3 निकालते हो तो आपको 840 मिलेगा, बिल्कुल सही, राइट। 40 वापस जाना है, 40/28 अगर आप करते हो ना तो ये सिंपली आप देखो ये वैल्यू जो आपकी यहाँ पर निकलेगी लगभग 1.5 के आसपास आएगी, 1.5 से थोड़ा कम आएगी। तो अगर आप 30 में 1.5 माइनस करोगे तो लगभग 28.5 आवर्स दिखा रहा है, तो वही हो गया, लगभग 29 घंटे के बाद ये सेडिमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 29 आवर्स आप मार्क कर सकते हो बिना किसी चैलेंज के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी गलती इसमें हो जाती है अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने x रन बनाए 50 ओवरों में, इंडिया ने टाई कर दिया स्कोर 20% कम ओवरों में। फिर कह रहा है कि इंडिया का एवरेज रन रेट अगर 33.33% ज्यादा होता, ठीक है, हायर, द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड 10 ओवर्स अर्लियर। तो स्कोर जो है ना 10 ओवर और पहले टाई हो जाता। तो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए। तो कहानी क्या है कि 50 ओवरों में मान लिया ऑस्ट्रेलिया ने x रन बनाए, तो कह रहा है इंडिया ने ना 40 ओवरों में ही x रन बना लिए, ये कह रहे हैं 10 ओवर कम में ही रन बन गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर रन रेट 33.33% ज्यादा होता तो 10 ओवर कम में ही टाई हो गया होता स्कोर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कहानी क्या है। देखो रन रेट इनटू ओवर्स बराबर क्या होगा, रन होगा। आप मुझे बताओ कि यहां आपको पता है कि शुरू में ओवर कितने हैं, 40। तो शुरू में अगर 40 ओवर हैं हमारे पास जिसमें इंडिया x रन बना रही है, आप खुद ही देखो कि 10 ओवर कम में अगर उतने ही रन बनाने हैं, मान लिया 30 ओवर में वो रन बनाने हैं, 30 ओवर में वो रन बनाने हैं उतने ही, तो आप कहोगे 40 से 30 आने में -1/4 का डिक्रीज हुआ है, -1/4 का डिक्रीज हुआ है। ओवर 40 में x बन रहे थे पहले, अभी 30 में ही बन जा रहा है, तो -1/4 का डिक्रीज हुआ। और चूंकि रन दोनों केसेस में बराबर ही बन रहे हैं तो ए बी रूल लगा सकते हैं ना, समथिंग इनटू समथिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ -1/4 है तो रन रेट कितना होगा, +1/3 होगा। यही इंफॉर्मेशन दोबारा भी क्वेश्चन में दी है, ये ना भी देते तो मुझे मालूम था कि 33.33% बढ़ा देंगे तो 10 ओवर पहले टारगेट अचीव हो जाएगा। ये तो मालूम ही है मुझे कि 40 ओवर में अगर x रन बन रहे हैं और अगर वही हमें 30 ओवर में बनाने हैं तो -1/4 का डिक्रीज आ रहा है ओवर में, रन अगर उतने ही है तो मुझे रन रेट +1/3 से बढ़ाना पड़ेगा। वही तुमने डेटा उठा के क्वेश्चन में दोबारा दे दिया है। अब सवाल हो रहा है कि बता दो कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन स्कोर किए। नहीं निकाल सकते, आपने एब्सोल्यूट रन्स की कहीं बात ही नहीं करी है। तो अगर एब्सोल्यूट रन्स की कहीं बात ही नहीं की है, जैसे अगर आपको याद हो कुछ बनाना के क्वेश्चंस हुए थे ए बी रूल में, कुछ कंजम्पशन के क्वेश्चंस हुए थे ए बी रूल में, तो जब हम इस वैल्यू को किसी के इक्वेट कर पाते हैं तब रन की बात आती है ना, तब हम कोई एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तब नंबर ऑफ रन्स हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ ठीक है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर ये +1/3 बढ़ता है और ये -1/4 कम होता है, लेकिन हम नंबर ऑफ रन्स नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये भी रूल का अच्छा सवाल है जहाँ पर हम वैल्यूज़ को निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू दी ही नहीं गई है। तो हम किसके इक्वेट करें, +1/3 को या -1/4 को। -1/4 तो पता है, चलो 10 के इक्वेट होगा, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये जो डेटा इन्होंने दिया वो 2 बार, जो डेटा हमें मालूम है उसी को उठा के दोबारा दे दिया, जो उससे हमारा कोई आंसर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो आपको कंफ्यूज आपको इसमें होना नहीं है, आसानी से इसको समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू फाउंड लैंड की जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है 8% पर एनम, पर कह रहा है ड्यू टू इमिग्रेशन देयर इज ए फर्दर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाई 1%। इमिग्रेशन से 1% पॉपुलेशन और बढ़ती है। यूनिफॉर्म रेट जैसे 8% पर एनम है, यहाँ 1% और दिया, लेकिन यहाँ कुछ बोला गया है इस 1% के बारे में। दिस 1% इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द पॉपुलेशन आफ्टर 8% इंक्रीज। 8% इंक्रीज के बाद ये 1% कैलकुलेट करना है एंड नॉट ऑन द प्रीवियस ईयर्स पॉपुलेशन। ये इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। ऑन फाइंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ये कह रहे हैं ऐसा मत कर देना कि तुम अब ये मान लेना कि हर साल 9% बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि वो जो 1% है माइग्रेशन वाला, इमिग्रेशन वाला, वो 8% जोड़ने के बाद बढ़ाना है।
मतलब मैं आपको बताता हूँ कि देखो पहले साल में कहानी क्या हो रही है। फर्स्ट ईयर की कहानी क्या है? फर्स्ट ईयर की कहानी है कि पहले तो तुम 8% बढ़ाओ, फिर तुम 1% बढ़ाओ, ये कह रहे हैं। फिर सेकेंड ईयर में भी कह रहे हैं यही करो, पहले 8% बढ़ाओ, फिर इस बढ़ी हुई वैल्यू पे 1% बढ़ाओ। ये कह रहे हैं वो प्रीवियस वैल्यू पे अगर बढ़ा दोगे, अगर सेम वैल्यू पे आपने 8% बढ़ाया और सेम वैल्यू पे 1% बढ़ाया तो कुल मिला के तो 9% हो गया। ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो अब हमें निकालना है कि इसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आपको बस करना क्या है देखिए मैं समझाता हूँ। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे, 100 से स्टार्ट करोगे। अब देखिए आपको मालूम है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, राइट। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में नहीं आने वाला है। तो आप कहोगे 8% रखेंगे, 8% रखेंगे और बाद में 1% रखेंगे 2 बार, ठीक है, बाद में 1% 2 बार रखेंगे। तो देखो 100 से यहां पर अगर आप पहुंचते हो तो 108 मिलेगा, 108 का 8% आप निकालोगे तो 8.64 मिलेगा, 0.08 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हो गई 116.64। और जैसे ही मैंने इस वैल्यू को देखा और ऑप्शन को देखा, मुझे पता लग गया मेरा करेक्ट ऑप्शन ए है। आप कहोगे कैसे? भाई देखो यहां पर अगर वैल्यू मेरी 116.64 आ गई तो इन दोनों 1% का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 2% से ज़्यादा होगा। यानी मुझे जो भी यहाँ पर सक्सेसिव लगाना है इसके आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो मुझे 2% से ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्लियरली 118.64 से ज़्यादा आएगी। तो 118.64 से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब 18.64 से ज़्यादा आंसर आने वाला है। 18.64 से ज़्यादा आंसर आने वाला है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ ए हो सकता है, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन 18.64 से बड़ा नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड ही हैं इसको निकालने में तो कोई चैलेंज नहीं है। देखो 116.64 लिखा, उसका 1% इसमें बढ़ा दो, तो 1% अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.1664, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। अब इस वैल्यू को आप जरा जोड़ना, ठीक है, तो यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 117.8064, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब इसमें इसका फिर से 1% निकालना, तो ये हो गया 1.1780, आगे 64 आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर कर लो, 97 होगा और ये वैल्यू यहाँ से भी कैरी देगा, तो आपका 98 तो यहाँ पर बनने ही वाला है, ठीक है, 4 आ जाएगा और इसके आगे ये आपका 118 बनने ही वाला है, तो 118.984 आपको दिख रहा है। आसानी से आंसर वैसे भी निकालना है तो निकल ही गया, कोई चैलेंज नहीं है। बट आपको कैलकुलेशन का तरीका पता होना चाहिए कि इसको करना कैसे है, और ये अंडरस्टैंड करना है कि उस 8% को बढ़ा के 1% बढ़ाना है। तो इसमें 2 साल में ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का इस्तेमाल हो रहा है, 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 7% बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि क्रूड प्राइस जो है ऑयल की वो बढ़ गई, कच्चे तेल के दाम बढ़ गया, तो आपका यहाँ भी पेट्रोल का दाम बढ़ा। अब कह रहा है हाई के पहले 28 रुपीज़ था पेट्रोल का प्राइस। अनूप जो है 2400 किलोमीटर हर महीने चलता है और उसकी कार का जो माइलेज है वो 18 किलोमीटर्स पर लीटर है। 2 लीटर का मतलब 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलता है। अगर आप गाड़ियां चलाते हैं तो आपको पता होगा माइलेज वाइलेज क्या होता है, नहीं पता तो भी लिखा हुआ है पर लीटर कितना किलोमीटर चलता है। तो बताना है फाइंड द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। इस इंक्रीज का सवाल बहुत ही आसान है, पर माइलेज का वर्ड है, कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहली बात तो आप ये निकालो कि कितना लीटर का कंजम्पशन है अनूप का। तो 2400 डिवाइडेड बाई 18, ये किलोमीटर में, किलोमीटर पर लीटर में डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि कितना इसका कंजम्पशन है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकालोगे तो काम बनेगा नहीं। अब देखो क्लियरली आप यहाँ पर कि जो 2400 को अगर 18 से आप डिवाइड करोगे, आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है तो, राइट। ये 400/3 आ जाएगा आपका लीटर्स में, इतना ही लिख के छोड़ दो। 400/3 लीटर्स में आप ये देखो कि इसको जो इंक्रीज हुआ है पर लीटर प्राइस वो कितना है, 7% है, तो 0.07 टाइम्स 28 लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि 28 रुपीज़ शुरुआत का प्राइस था बिफोर इंक्रीज और 7% की बढ़ोतरी हो गई, तो मैंने इसको लिखा है 0.07, राइट, इंटू 28। अब ये वैल्यू लिखने के बाद आपको यही वैल्यू निकालना है निकटतम रुपए में, क्लोजेस्ट वैल्यू यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके देना है, जो भी ये वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से, राइट। तो अब कुछ करना नहीं है, अब तो आपको बस सिंपली
मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर आप वैल्यू देखो ध्यान से, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो ये वैल्यू आपकी कितना हो गए 196 आपकी आ जाएगी अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो और 0 हटा दो, इंटू 4/3, राइट। सो 196 इंटू 4 अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर तरीके बता रहा हूँ आपको। 196 को आप ऐसे समझ सकते हो 1 + 1/3, है ना। 4/3 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको 1 + 1/3 भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ नहीं करना है आपको, 196 में उसका 1/3 बढ़ा देना है। तो 1/3 अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, राइट, इसी नंबर का, कुछ ज़्यादा चैलेंज आपको नहीं आना है, राइट। तो ये वैल्यू आप लिखो जरा, 65 के आसपास आएगा, है ना। 65 × 3 आपका 195 होता है। तो ये वैल्यू आप जोड़ दो तो 261 262 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, एक ही बात है ना। जैसे भी समझ में आया, मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताना चाह रहा था भाई कि 4/3 का मतलब 1 + 1/3 भी होता है, तो आप इसको 1/3 से बढ़ा भी सकते हो, राइट। सिंपल आंसर ऐसे 262 आपका निकल के आएगा।